हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम पढ़ने को जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम इससे पहले संवैधानिक विकास क्रम और संविधान सभा का कुछ पार्ट पढ़ा है। बचा कुचा पार्ट इस चैप्टर में हम करने को जा रहे हैं। तो चलते हैं हम क्लास में, कोई लेट लट्टी करते हैं बिना। संविधान सभा के कार्य और अधिवेशन, ठीक है। इसका फिक्स संविधान सभा के कार्य और अधिवेशन। तो इससे पहले हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा है कि विकास संविधान का किस तरीके से हुआ है, ठीक है। और उसमें हम पढ़े हैं जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं, जितने भी अधिनियम आए हैं अंग्रेजों के टाइम के, ठीक है। और उसमें से कौन कौन से ऐसे जो प्रावधान है उसको हमने उठा के सीधा सीधा भारतीय संविधान के अंदर डाला है, ठीक है। तो उसका हमने बिल्कुल एक जिस्ट निकाला है कि, और मैंने ये भी बताया कि देखो ये चीज अभी वर्तमान में हमारे संविधान में दिखाई देती है, तो इसका जो उद्गम है वो यहाँ से होता है, ठीक है। तो अब संविधान सभा में के क्या कार्य थे, ठीक है, और डिस्कशन में क्या क्या होता है यहाँ पे, वाद विवाद किस तरीके का था और कौन कौन से व्यक्ति सम्मिलित थे, तो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक मिनट थोड़ा। हम्म, हम्म, हम्म। पहली बैठक होती है कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, ठीक है। और स्थान होता है इसका दिल्ली परिषद भवन। आमंत्रण पत्र कौन देते हैं? सचिव होते हैं जो HBR अयंगर। और इनको कहते हैं कौन, निर्देश कौन देते हैं? वाइसराय जी, ठीक है। कि एक ऐसी बैठक बुलाई जाना चाहिए कि जिसमें संविधान से संबंधित डिस्कशन हो सके। तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करते हैं। सदस्य कितने होते हैं? 207 सदस्य थे इसमें ना, 10 महिला इसमें शामिल थी। पहली बैठक के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति, सॉरी उपसभापति होते हैं इसके फ्रैंक एंथनी। और इसी दौरान क्या होता है कि एक मार्मिक घटना घटती है। और उसमें क्या होता है, उस समय सभा ने सदस्य श्री प्रसन्न देव रेकुट, जिनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उस समय, तो संवेदना प्रकट करते हैं संविधान सभा के अंदर पहली बैठक के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इससे भी। प्रारंभिक अधिवेशन कब से शुरू होता है? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में। और कुल बैठकें होती है इसमें 11 बैठकें, ठीक है। उपस्थित सदस्य होते हैं 211, जिनमें से 160 हिंदू थे और 33 अनुसूचित जाति से, 5 सिख लोग थे, 7 भारतीय ईसाई, 3 आंग्ल भारतीय, 3 पारसी और 3 मुस्लिम, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रमुख कार्य थे पहली बैठक के, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्विरोध सभापति चुना जाना, ठीक है। तो और 12 से 19 दिसंबर पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा होती है, ठीक है। और 21 दिसंबर को क्या होता है, नेहरू के प्रस्ताव पर आगे चर्चा 20 जनवरी 1947 को होती है, ठीक है। तो नेहरू नेहरू का जो प्रस्ताव लाया गया था, कब, 12 से 19 दिसंबर के बीच में, तो उसकी जो डिस्कशन होता है वो कब होता है, आगे जाके कब, 20 जनवरी 1947 को। 21 दिसंबर को क्या होता है कि देशी रियासतों से वार्ता हेतु राज्य समिति का गठन करना, ठीक है। तो ये तो थी कि चलो संविधान बनाए जाए, पर उस समय ये एक चुनौती थी हमारे सामने, जो देशी राज्य थे, देशी राज्य उनको कहते हैं, जो राजा रजवाड़े राजाओं द्वारा वो संचालित थे, तो उनसे भी डिस्कशन करना था। क्योंकि उस समय क्या था, परिस्थिति ऐसी थी कि मैक्सिमम जो इंडिया का पार्ट था उसमें राजाओं का ही राज था, ठीक है। तो उसी वो जो लिगेसी थी उसको किस तरीके से निपटा जाए उन चीजों से, तो उस उनके लिए भी उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखी थी और बोला कि इनके लिए कमेटी बनाई जाए।
22 दिसंबर को परिचय पत्र समिति होती है, ठीक है, और आवास समिति का निर्माण होता है और वित्त समिति का गठन किया जाता है। तो देखो उन्होंने क्या कि डिस्कशन के लिए, सब डिस्कशन के लिए हर एक प्रयास करते हैं कि किन किन लेवल पे क्या होना चाहिए, संविधान के बारे में डिस्कशन होना चाहिए और सभी लोगों का क्या होना चाहिए, इसमें स्टेक होना चाहिए। अब आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पे, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 की बात होती है और ये दिसंबर का ये महीना एंड हो जाता है। पारित कब होता है, ये 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। लेकिन ये जो लाया गया था, ये कब लाया गया था, ये जो फर्स्ट मीटिंग थी, ठीक है, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 9 से 23 दिसंबर के बीच में, उसमें एक तो राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध सभापति चुना गया था और नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र लोकतंत्र घोषित करना, भावी शासन के लिए संविधान बनाना। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1927 को जो लाया गया है, उसका जो बेसिक पर्पस था क्या, पूर्ण स्वतंत्र लोकतंत्र घोषित करना और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। तो अब हम महत्वपूर्ण तिथि पे बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जो हमने पहले देखा। 20 जनवरी को नेहरू के प्रस्ताव पर चर्चा होती है, देख चुके हम। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पर 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं डिस्कशन करके। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु कौन कौन से, ठीक है। तो भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र लोकतंत्र घोषित करने का संकल्प और भावी शासन के लिए संविधान का निर्माण करना, ये क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु थे, ठीक है। तो अब प्रारंभिक बैठकों की हम बात करते हैं। तो पहली बैठक जो हुई थी, उसके जो मुख्य मुख्य कार्य थे, उसमें क्या क्या चीजें होती, हम इसमें एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य सभापति होते हैं डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, उनका निर्वाचन होता है। और जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, लेकिन हम जो इस पर्टिकुलरली बैठक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैंक एंथनी का मनोनयन होता है। तो अब जितनी भी बैठक होती है, हमने एक स्टार्टिंग में तो एक ब्रॉड आइडियाज लिए थे। तो फ्रैंक एंथोनी का मनोनयन होता है और श्री प्रसन्न देव रेकुर के निधन पर संवेदना प्रकट की जाती है। और कुल सदस्य थे 207, 10 उसमें 10 महिला थी। मद्रास प्रांत सबसे अधिक थे और अनुपस्थित कितने थे, 35, ठीक है। मद्रास प्रांत से जो उपस्थित थे उसमें 43, सबसे ज्यादा मद्रास से आते थे। दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946 को। तो इसमें कार्य होता है स्थायी सभापति के चुनाव की विधि का निर्धारण करना। तो यहाँ पे फिर डिस्कशन, हमारा जो उत्तरोत्तर विकास होता है हमारी संस्थाओं का, ठीक है, पदों का जो उत्तरोत्तर विकास कैसे होता है, अभी यहाँ पे आके हमने क्या किया कि उसका एक लीगल रूप में चुनाव करना, इलेक्शन करवाना, ठीक है, सभापति का। कार्य संचालन, नियम निर्माण समिति का गठन करना। तो अब ये भी एक विकास क्रम की एक कड़ी है कि अब कार्य को चलाने के लिए एक ऐसे नियमों की जरूरत होगी और उन नियमों को बनाने के लिए भी एक समिति का गठन करना समय की मांग थी। तो ये भी इस समय दूसरी बैठक में किया गया था। तीसरी बैठक पे आते हैं हम 11 दिसंबर 1946 को। इसमें भी क्या होता है, स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। और दूसरी बैठक में तुमने क्या किया था, चुनाव की विधि का निर्धारण किया था, ठीक है, कि किस तरीके से चुनाव होना चाहिए और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें होनी चाहिए, ठीक है। नियम समिति का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो नियम समिति का हमने वहां पे समिति बनाने की बात की थी, अब यहाँ पे हम निर्वाचन कर ही देते हैं, ठीक है। चौथी बैठक में हम बात करते हैं 12 दिसंबर 1946 की होती है और प्रमुख कार्य होता है इसका, नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। सदस्यों के अनुरोध पर प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा गया, ठीक है। 12 दिसंबर को ये मीटिंग स्टार्ट होती है और 13 दिसंबर को सदस्य उस उद्देश्य प्रस्ताव पर ये बोला गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा जाएगा, ठीक है। तो फिर 13 दिसंबर की बात होती है। तो इस बैठक को कहते हैं पांचवी बैठक। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव को समर्थन करते हैं, ठीक है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण बैठक जो, तो अब हम करते हैं, एक मिनट। तो ये थी 5 महत्वपूर्ण बैठकें थी, ठीक है। और उनमें क्या क्या हुआ था और क्या क्या होना चाहिए था, ये चीज हमने डिस्कस की है।
अन्य महत्वपूर्ण बैठकें कौन कौन सी है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव का खड़े होकर स्वीकार किया गया था, और 24 जनवरी 1947 को उपाध्यक्ष का चुनाव जो डॉक्टर एस सी मुखर्जी निर्विरोध चुने गए थे। संविधान सभा ने 1946, 47 और 47 वर्षों के लिए अनुमानित व्यय की मंजूरी दी थी। तो आप अब इसमें एक लिंक जोड़ते रहना कि जो हमें जो प्रेजेंट का स्वरूप दिखाई देता है हमारी शासन प्रणाली का, और रेगुलेशन का, नियंत्रण का, सरकार का वर्तमान स्वरूप, तो ये निखर के आता है उत्तरोत्तर। और ये एक समय का परिणाम नहीं होता। इसको चलने में कई सालों लग जाते हैं, कई दशक लग जाते हैं। तो अभी भी क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि हम विकास कर चुके, अभी भी हम विकासशील देशों की लिस्ट में हैं। अब हमें विकास करना और विकास डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आना है। ठीक है, एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, ठीक, और 25 जनवरी 1947 को 3 सदस्यों की कार्य समिति नियुक्त की गई। संघीय सरकार को विषयों पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। अब आते हैं हम तीसरे अधिवेशन पे। ठीक है, जो होता है 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को होता है। प्रमुख कार्य क्या होता है इस अधिवेशन का? देशी रियासतों से संबंधित समिति की रिपोर्ट पेश करना कि वो लोग क्या चाहते हैं और उनको क्या दिया जाना चाहिए बदले में। उनके जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में मिलाना, और उनके अधिकार, प्रिवी पार्स, प्रिवी काउंसिल्स का क्या करना है, ये सब डिस्कशन इस रिपोर्ट में के माध्यम से इनको करना था। चौथा जो अधिवेशन, मूल अधिकारों संबंधी समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कब? तीसरे अधिवेशन में। ठीक है, अब चौथा अधिवेशन होता है 14 जुलाई 1947 को। इसका महत्व होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था, और 5 जुलाई 1947 को ये हुआ है। ठीक है, इस अधिनियम से क्या होता है? 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के लिए संविधान सभा को संविधान बनाने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम से 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संविधान सभा को ही संविधान बनाने की शक्ति, या फिर इस कमेटी को ही एम्पावर किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम चौथे अधिवेशन पे। 14 जुलाई, ये भी 14 जुलाई को होता है। ठीक है, 1947 को, जिस दिन ये खत्म होता है चौथा अधिवेशन, सॉरी ये चलता है, चौथा अधिवेशन ही चल रहा है। ठीक है, ये तो इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या क्या है? भारतीय डोमिनियन के मुस्लिम लीग सदस्यों का सभा में शामिल होना, अन्य सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का उपस्थित होना, जबकि पंजाब, बंगाल की प्रांतीय सभाओं के सदस्य अनुपस्थित रहे। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया गया। तो जो चौथा जो अधिवेशन था उसमें ये इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है। डोमिनियन के मुस्लिम लीग सदस्यों का सभा में शामिल हो जाते हैं, भारतीय डोमिनियन के। अन्य सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का, जो देशी रियासतों से जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे वो भी उपस्थित होते हैं, और पंजाब और बंगाल के प्रांतीय सभाओं के सदस्य इसमें अनुपस्थित, एब्सेंट रहते हैं। 22 जुलाई 1947 को हम क्या करते हैं, हमारा जो नेशनल फ्लैग उसको इनेक्ट कर देते हैं, अंगीकृत कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवें अधिवेशन पे, जो 14 से 30 अगस्त के बीच में होता है, और ये ऐतिहासिक होता है। और ऐतिहासिक क्यों होता है? क्योंकि 15 अगस्त, 14 और 15 अगस्त को मध्य रात्रि में भारत संविधान सभा ने प्रभुत्व शक्ति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से, और ऐतिहासिक भी इसी वजह से कि हमें जो 14 से 15 अगस्त का जो टाइम था, उस बीच में, उस रात को हम संप्रभु हो गए थे। ठीक है, तो संप्रभु होने का मतलब क्या है? कि ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेना कि हमारे ऊपर जो शासन और प्रशासन होगा उसके बारे में हम ही डिसीजन कर सकेंगे, और
बाहर से या फिर विदेशियों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, और उनको कोई निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होगा उनको, ठीक है। सॉरी। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का समर्थन होता है, ठीक है, इसके लिए कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको ये शक्ति दी जाती है और उसको सपोर्ट करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भाषण, और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, ठीक है। अब होता है हमारी प्रारूप समिति आती है 29 अगस्त से, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका, 7 सदस्यों की प्रारूप समिति में नियुक्ति होती है, ठीक है। तो छठा अधिवेशन आता है। अब ये तो होता है 5वें अधिवेशन में, प्रारूप समिति का गठन भी 5वें अधिवेशन में होता है। छठा अधिवेशन में क्या होता है, 27 जनवरी को होता है 1950 में। मुख्य कार्य बंगाल और पूरी पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना, ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 को संशोधित करना। तो ये आ गई यहाँ पे बात, ठीक है। जो 5वें अधिवेशन में बंगाल और पूरी पंजाब की जो प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति, ठीक है, संविधान सभा में, उनकी संख्या बढ़ा के उसमें उसको शामिल किया गया, और भारत शासन अधिनियम 1935 का उसको संशोधित करके कैसे न कैसे उसी को संविधान में उसके तत्वों को, उसके प्रावधानों को सम्मिलित करना। 7वां अधिवेशन आता है, ये आता है 4 नवंबर से 1948। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती है इस अधिवेशन की, अंबेडकर साहब ने प्रारूप संविधान पेश किया जिसमें 315 और 8 अनुसूचियां थी। प्रारूप संविधान पर सामान्य वाद विवाद शुरू होता है। प्रारूप संविधान पर धारावार विचार होता है, ठीक है। और 5 नवंबर 1948 से जनवरी 1949 तक ये डिस्कशन चलता है, और ये मध्य डिस्कशन चलता है, पॉइंट वाइज, ठीक है। कार्य क्या होता है इस 67 अनुच्छेदों और अनुच्छेद 148 और 149 पर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको खोल के देख लीजिएगा कि 67 आर्टिकल 67 और आर्टिकल 148 और 149 किस बात पे बात करते हैं, ठीक है। तो 67 तो केंद्र सरकार से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आएगा आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। और अनुच्छेद 148 मुझे लगता है कि ये, 1 मिनट में आपको खोल के बता ही देता हूँ कि 148 किससे रिलेटेड है। तो ये है ना 147 से 151 के बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है। 8वें अधिवेशन में क्या होता है, 15 मई से 16 मई के बीच में ये 8वां अधिवेशन होता है, और इसमें 68 से 301 तक विचार होता है। तो मैक्सिमम जो 6वां 7वां 8वां जो अधिवेशन होता है उस पर क्या होता है, डिस्कशन ही होता है। और 90 पर भी क्या होता है, डिस्कशन, क्योंकि पुनर्विचार किया जाता है और ऐसे कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है जिसकी आवश्यकता हमें उस समय थी, ठीक है। और अंतिम अधिवेशन आता है हमारा 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में। मुख्य कार्य क्या होता है इसका, प्रारूप संविधान के 315 अनुच्छेदों पर अंतिम विचार और प्रस्तावना का अंतिम रूप देना, ठीक है। और ले ये सेकंड लास्ट था, ठीक है, ये अंतिम नहीं था, सेकंड लास्ट था, और ये हो गया अंतिम आपका, ठीक है, 11वां अधिवेशन। इस अधिवेशन का कार्य क्या था, संविधान के तीसरे वाचन की प्रक्रिया करना, और महत्वपूर्ण तिथि क्या है इसकी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पास किया जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, संविधान को पास करवा लेते हैं। संविधान की क्रियान्वयन तिथि क्या थी, इसकी तारीख है, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद तुरंत लागू किए जाएंगे, और अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होगा, ठीक है। तो ये जब हमारा संविधान बना था तो 26 नवंबर को ये बन के तैयार हो गया था, ठीक है, 26 नवंबर को 1949 को, लेकिन लागू इसको किया गया 26 जनवरी
50 को, तो ये भी इसको 2 मंथ बाद में लागू करने की एक, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि हम जो 1930 में 26 जनवरी 1930 की एक ऐतिहासिक घटना होती है, और ये होती है कराची में, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, हमारा जो तिरंगा है वो फहराया जाता है, ठीक है, कराची के अंदर। एक मिनट। और इस दिन क्या करते हैं, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, ठीक है। ठीक, और ये कहते हैं दूसरा, ये दूसरा वाचन था। और तीसरे वाचन पे हम आते हैं। 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, कराची नहीं, ये लाहौर होता है, ठीक है। लाहौर में हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं, और इसी दिन हम क्या करते हैं, अपना तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो इसी तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 माह डिले करते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हम हमारा संविधान लागू करते हैं। तृतीय वाचन का समय होता है 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949। प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को सभा द्वारा स्वीकार किए गए रूप में पारित करने का प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक वक्तव्य कौन कौन से हैं, कौन कौन क्या 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 बोलते हैं। अंबेडकर साहब बोलते हैं कि संविधान सभा के सम्मुख महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए थे, जिसमें संविधान के महत्व और इसकी संरचना पर चर्चा की गई थी, ठीक है। संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, पर लागू नहीं होता, ठीक है। लागू कब होता है ये, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, 2 मंथ बाद में ये लागू होता। अनुच्छेद 394 के में प्रारंभ की तिथि का स्पष्ट उल्लेख, और 16 अनुच्छेद तुरंत लागू किए जाना उस समय। संविधान दिवस, तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, नागरिकों को संविधान एक मूल्य का प्रचार प्रसार और जागरूकता बढ़ाना। अंतिम अधिवेशन 26 जनवरी 1950 का है। अंतिम अंतिम दिन संविधान सभा ने 2 सदस्य का स्वागत किया, तो कौन कौन थे, रतन्नप्पा ब्रह्मण्णा कुमार और डॉक्टर वाई एस परमार जी को स्वागत करते, नए सदस्य आते हैं संविधान सभा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगीत होगा, और वंदे मातरम को सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, राष्ट्रीय गीत होगा, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रीय गीत तो जनगण मन। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत, हाँ, विधिवत भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनका नामांकन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। संविधान की ये कौन कौन सी प्रतियां होती है, इस पे बात करते हैं। तो इसकी 3 प्रतियां हैं। एक तो क्या है कि हस्तलिखित थी अंग्रेजी में, और वो कलाकारों द्वारा सजाई गई थी। और एक छपी हुई थी अंग्रेजी में, और एक हस्तलिखित थी हिंदी के अंदर। तो 3 प्रतिलिपियां थी। संविधान सभा का अस्तित्व संविधान सभा का अस्तित्व 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक, और समय लग जाता है इसको 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अधिवेशन होते हैं कुल 12, 167 बैठकें और 141 दिवस, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ, रट लेना, याद करने की कोशिश करना। संविधान निर्माण के 4 आधार, तो उद्देश्य प्रस्ताव, समितियां की नियुक्ति, प्रारूप संविधान, और संविधान की स्वीकृति। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। समितियों की नियुक्ति की जाती है, समितियों का गठन और उनकी रिपोर्ट संविधान निर्माण में सहायक रही। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया 315 अनुच्छेद, ठीक है। अरे यार, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित भी किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या क्या थे,
भारत को स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने की संकल्पना, स्वायत्त शासी इकाइयों का निर्माण करना और उनके अधिकार देना, उनको सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देना, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा प्रावधानों का समावेश, न्याय अखंडता की रक्षा का आश्वासन जिससे राष्ट्रीयता बनी रहे। 13 से 22 दिसंबर 1946 का यह समय है। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विनिमय किया। डॉक्टर एम.आर. जेकर का महत्वपूर्ण संशोधन, मुस्लिम लीग और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के शामिल होने तक प्रस्ताव पर विचार न करने की सलाह देना। ठीक है, तो इस क्लास में केवल मैं वो चीजें बता रहा हूँ फैक्ट, ठीक है, और ये फैक्ट आपको रटना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहानी में बता सकता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम से रिलेटेड फोकस होना, पूछने योग्य फैक्ट पे आपको आपसे डिस्कस करना। कहानियां तो मैं इसमें जोड़ जोड़ के बता दूंगा कि जेकर साहब क्या थे, है ना। जेकर ऐसे आदमी थे जो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा क्लोज थे, ठीक है। और दो लोग थे, एक तो जेकर साहब और एक थे कृपलानी जी, ठीक है। तो इनका महात्मा गांधी जी से बहुत ही नजदीक रिश्ते थे, ठीक है। और महात्मा गांधी जी क्या थे, जो जग जो जहां पे जेकर महात्मा गांधी जी नहीं पहुंचते थे वहां पे जेकर पहुंच जाते थे, ठीक है। तो इतना ये इतना सपोर्ट करते थे महात्मा गांधी जी जेकर। और अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो जेकर की हम बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में भी लिखा है। 21 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पर विचार स्थगित होता है और मुस्लिम लीग को 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन उसमें उसने भाग नहीं लेता बाद में भी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है, समिति की नियुक्ति, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद में संविधान सभा ने विभिन्न पहलों पर विचार करने की समितियां नियुक्त की। तो संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, ठीक है, प्रमुख समिति आती है। कई समितियों के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे, ठीक है। तो ये बोलते थे ना लोग कि जवाहरलाल नेहरू डोमिनेटेड पर्सन थे, हेजीमनी उनकी थी, और उन्होंने सरदार पटेल को कुछ नहीं दिया। तो बराबर की भूमिका रखते थे, ठीक है, सरदार पटेल। और भूमिका तो रखते थे और अधिकार भी उनको दिया जाता था, ठीक है। और अधिकार देने की बात क्या थी, वो तो ऑब्वियस बात थी, उनको मिलता था, ठीक है। और देने वाला भी कौन था, क्योंकि उस समय सरदार पटेल अहम भूमिका में थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तीसरे और छठे अधिवेशन के बीच मूल अधिकार, संघ शक्तियों, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित समितियों की रिपोर्ट पर विचार किया गया। कुछ समितियों के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का समय नहीं मिला। प्रारूप संविधान का निर्माण, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया कि बी.एन. राव के नेतृत्व में अक्टूबर 1947 में। पूर्व दृष्टांतों का संकलन, 16 देशों के संविधानों के कार्यकारी, विधायी और प्रशासनिक उपबंध, दो समूहों में वर्गीकृत, ब्रिटिश राष्ट्रमंडलीय देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और अन्य देशों जैसे जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो क्या किस चीज की बात होती है, दो समूह में वर्गीकृत होते हैं। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो जिनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन ने राज किया, वो, ठीक है। तो उनको हम किसके अंदर रखते हैं, राष्ट्रमंडल देशों की श्रेणी में रखते हैं। तो भारत भी क्या है, एक राष्ट्रमंडल देशों की श्रेणी में अभी। और जब राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रारूप समिति का गठन। तो 29 अगस्त 1947 को होता है। साइंट सिन्हा के प्रस्ताव पर ये होता है, ठीक है। और सदस्य कौन कौन थे इसके, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी केतान साहब इसके सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर को समिति का निर्विरोध सभापति चुना गया था। प्रारूप समिति की गतिविधियां, तो 141 बैठकें हुई थी जिसमें संविधान के विभिन्न उपबंधों पर चर्चा की हुई थी। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को भारत का प्रारूप संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, ठीक है। तो ये चीजें क्या, ये गतिविधियां प्रारूप समितियां की थी।
और प्रारूप संविधान पर किस किसने क्या क्या टिप्पणी की है? तो राजेंद्र प्रसाद ने समिति को इन सुझावों पर विचार करने का आदेश दिया। विशेष समिति का गठन, जिसमें अधिकतर सदस्य संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के थे। संशोधन और सिफारिशें क्या थी? विशेष समिति द्वारा परीक्षण और सिफारिशों के आधार पर प्रारूप समिति ने कुछ स्वीकृत संशोधन किए। प्रारूप संविधान का फिर से क्या करते हैं, ये रीप्रिंट करते हैं और 26 अक्टूबर 1949 प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान का पुनः मुद्रित संस्करण संविधान सभा अध्यक्ष को फिर से ही देते हैं। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को क्या होता है, अंबेडकर ने प्रारूप संविधान को संविधान सभा में फिर से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, संविधान जब बन रहा था तो कई सारी उठापटक हो रही थी। ठीक है, फिर वापस जा रहा था, फिर उसमें मिस्टेक आ रहे थे, फिर डिस्कशन हो रहा था, फिर उसमें कमेंट करते थे लोग। ठीक है, और फिर जो चीज नई निकल के आती है फिर उसको ऐड कर देना। फिर जैसे कि अगर किसी को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, कोई भी प्रावधान को, तो फिर कुछ दिनों बाद में फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें आती थी, तो डिस्कशन करने के बाद में कुछ एक फिर नई चीजें निकल के आती थी। तो ऐसा ही इसमें 2-3 साल तक चलता रहा, तभी जाके हमें अब भी कई देशों में क्या हुआ, 70 सालों में कई कई बार संविधान चेंज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन भारतीयों ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने सभी जो वर्ग थे, सभी अ, जो विविधता थी भारत की, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया। प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श, ठीक है, तो 15 नवंबर 1949 को होता है। धारावार ये विचार होता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की पद्धति पर अनुसरण करते हुए उद्देशिका पर विचार करने के बाद धाराओं पर चर्चा किया। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जो प्रस्तावना पे डिस्कशन होता है, और ये जो चीज है वो हमने कहाँ से ली है, ये हमने फॉलो किया है सेम और एज इट इज किससे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस तरह की डिस्कशन होते थे। ठीक है, तो वहाँ जो वो पद्धति थी उसको हमने ग्रहण किया है, और उसी के आधार पर हमने हमारे जो प्रियम्बल था, उद्देशिका थी, जो प्रस्तावना उसको कहते हैं, उस पर हमने डिस्कशन किया, और उसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारे जो धारा थी, ठीक है, उस पर डिस्कशन किया। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 को क्या होता, अध्यक्ष ने कहा कि संविधान की धाराओं पर पर्याप्त विचार हो चुका है, नए संशोधनों की आवश्यकता अब नहीं है, और उसी दिन उद्देशिका पर विचार किया गया और इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो संविधान में उद्देशिका को कब जोड़ा जाता है, 17 अक्टूबर 1949 को। प्रारूप समिति की गतिविधियां, संविधान समिति ने संशोधनों पर विचार करती है, और नवंबर 1949 में औपचारिक परिवर्तनों के साथ अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है। ठीक है, 14 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को रिपोर्ट सौंपते हैं, और संविधान की स्वीकृति कब होती है, अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संविधान को पास किया गया था। 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, और उस दिन भारत के लोगों ने सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को तो बन के सब कुछ तैयार हो जाता है, और लागू कब होता है, ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और प्रारूप समिति के सदस्यों की रिक्तता की स्थिति, अन्य सदस्यों को नामजद करने का अधिकार। ठीक है, तो जब ऐसी अगर कंडीशन बन जाती थी तो उसको नॉमिनेट करने का अधिकार किसको था, एक मिनट, बीएल मित्र क्या थे, स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र इन्होंने दे दिया था, और उनके स्थान पर एन माधवराव को नामजद किया गया था। तो नामजद करने का अधिकार किसको था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष को। ठीक है, डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद में टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहता है, अंबेडकर ने कहा कि उन्हें जो श्रेय दिया गया वह वास्तव में बीएन राव का है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचार संविधान का मोटे रूप में प्रारूप बनाया। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे अभी सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान का
निर्माता कौन है, तो हम भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो अंबेडकर साहब खुद BN राव की अनुशंसा करते हैं, ठीक है, कि ये मेरा नहीं है, जो ब्रॉड रूप में जो प्रारूप जो ड्राफ्ट बनाया है वो किसने बनाया, BN राव ने। तो वास्तविक जो श्रेय दिया जाना चाहिए था वो किनको दिया जाना था, BN राव जी को, ठीक है। वैसे क्या है कि योगदान और जो प्रभाव था वो अंबेडकर साहब को उस समय ज्यादा था, ठीक है। तो वैसे अब जो मैं ये नहीं कहूंगा कि अंबेडकर को क्यों दिया गया, BN राव को क्यों, जो परिस्थितियां कुछ भी रही होगी उस टाइम की, तो ये सब चीजें होती है परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी भी देख लो वो चीजें तो अभी भी होती है, काम कोई और करता है, नाम कोई और किसी को और का होता है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि नाम पर परिस्थिति सबसे बड़ी होती है, ठीक है। BN राव का योगदान क्या था, संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राव ने म्यांमार के संविधान का निर्माण किया और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे, तो इम्पोर्टेंट है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने उन्हें संविधान निर्माण में 21 सबसे प्रखर व्यक्तियों में से माना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन, तो इस संविधान की जो प्रमुख कमेटियां है इसको आप देख लीजिएगा। तो मैंने जितनी भी कमेटियां है सबको, ताकि छूटे नहीं और लोग मुझे ना बोले कि आपने ये वाली समिति तो पढ़ाई नहीं, ठीक है। तो ये प्लीज आप इतना सा देख लीजिएगा कि मैंने प्रमुख समितियां और उसके सभापति और सदस्य कितने थे और विशेष बात क्या क्या थी, वो सब मैंने इसमें रख दी है, ठीक है। विशेष बात ये थी कि जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य थी, ठीक है, समितियों में। तो वो समिति कौन सी थी, कार्य संचालन नियम निर्माण समिति थी, ठीक है। तो ये यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, ठीक है, विशेष बात। और आप देख लीजिएगा पढ़ के, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, वित्तीय एवं स्टार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप इसको एक थोड़ा सा जहन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा और फैक्ट पढ़ने में आपको बोरियत भी फील होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा इसके ऊपर। मैं कर तो जाऊंगा कर, लेकिन फैक्ट के ऊपर क्या मेहनत करना, ठीक है। इसकी 5 उप समितियां भी थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 विशेष उप समितियां भी थी, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसकी 3 उप समितियां कौन कौन सी थी वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जितनी भी जो समितियां थी उससे संबंधित जो अध्यक्ष थे, स्पेशल फैक्ट क्या था, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं आपके लिए। तो ये आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब आते हैं हम M वादाचारी, जिनका क्या रोल था, 1800 में इनका जन्म होता है। वकील, पेशे से वकील और मद्रास लॉ जर्नल के संपादक, मद्रास फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे। सभापति रहे ये उच्चतम न्यायालय के एडोक कमेटी के तदत कमेटी को, नागरिकता पर एडोक कमेटी के सभापति रहे, ठीक है। विशेष संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये सबसे विशेष बात है। नलिन रंजन सरकार, तो ये उद्योगपति थी। बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे और कोलकाता की ये मेयर थी, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य थे और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री भी ये रही हुई थी। संविधान सभापति किस चीज की थी, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेष समिति की सभापति थी और संविधान सभा के ये भी सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं एम के दर, मतलब हम वो ऐसी शख्सियत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनका संविधान निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। एम के धर, व्यवसाय क्या था इनका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और बादशाही प्रांत आयोग के सभापति थे। संविधान सभा के भी सदस्य नहीं रहे हैं। उपानाथ सेन पे आते हैं अपन। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया के निर्देशक होते हैं। राइटर्स के प्रबंधक संपादक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशक होते हैं। प्रेस दीर्घा समिति के सभापति होते हैं, ये भी क्या होते हैं, संविधान सभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है। BN राव पे आते हैं, शिक्षा इनके चेन्नई और कैम्ब्रिज से होती है। कार्यकाल इनका होता है, एक तो ये होते हैं IAS होते हैं, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होते हैं। जिला और सेशन जज होते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज भी थे। कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य भी थे 1952 से 53 के बीच में। सभापति
ये भारतीय राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति के कहते हैं सभापति थे। ब्रह्मा के संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई, ठीक है, विशेष थी। संविधान सभा की समितियों के सदस्य, किंतु सदस्य ये नहीं थे, ठीक है, ये समिति के सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा के नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे हो सकता है कि क्या बी एन राव संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये गलत, ठीक है, ये फैक्ट गलत है। राष्ट्रीय ध्वज तदर समिति बलदेव सिंह और एस एन गुप्ता इसके मेंबर थे। सलाहकार समिति बलदेव सिंह, पी के साय, जे एल जी रोचे, विक्टोरिया, एम वी एच कॉलिंस, होमी मोदी, रूपरात भरम, मृग मोक्ता, हिजर अली, अब्दुल कयूम अंसारी, जफर इमाम, कस्तूर भाई, लाल भाई, हुसैन भाई और ए लाल जी, ठीक है। तो देखो, सलाह का बात हम ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो संविधान निर्माण और स्वतंत्रता आंदोलन, अगर मैं आपको मुसलमानों का योगदान दिलाऊं तो वो कम बढ़ जाएगा। तो आप इसमें नाम देख लीजिएगा जितना, और उस टाइम तो बाहर जो मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, ठीक है, मतलब 20% मान के चलते हैं अपन, फिर भी उनका योगदान कितना था आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते आप इन चीज़ों को लेके कि मुसलमानों का कुछ नहीं है इस देश में, मुसलमान को भाग जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। संविधान सभा के प्रवक्ता और झंडा समिति के अध्यक्ष, तो दोनों ही राजेंद्र प्रसाद थे। विशेष बात क्या होती है इसकी, संविधान सभा का प्रवक्ता डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और एक मिनट इसको रिचार्ज लगा लेता हूँ। संविधान सभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार क्या कहते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह सभा के प्रवक्ता थे, प्रतिनिधि थे और उच्चतम कार्यकारी अधिकारी थे, ठीक है। 22 दिसंबर 1946 को सभा ने इसे स्वीकार किया था झंडा समिति का गठन। तो राष्ट्रीय ध्वज पर एडॉक कमेटी थी, 23 जून 1947 को यह बनी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। बैठकें 10 और 18 जुलाई 1947 को बैठकें हुई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। विशेष बात क्या है, आचार्य जे बी कृपलानी इस समिति के सदस्य नहीं थे और इसमें कोई योगदान नहीं था। अल्पसंख्यक उपसमिति के सदस्य थे, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, मैं भी बोर हो चुका हूँ इसको पढ़ते पढ़ते, पर है इंपॉर्टेंट, सीधी बात ये है, ठीक है, आपको इसको स्किप नहीं करना, आपको वास्तव में इनको याद करना। हो सके अब आपकी ये फ्रीडम हो सकती है कि आप इस पोर्शन को छोड़ना चाहिए, तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इनको एक बार आप सरसरी नजर से आप जरूर देख लीजिएगा, कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन थे और स्पेशल बात इनकी क्या हुई थी, ठीक है। तो चलो मैं पढ़ी देता हूँ आपके लिए। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम उपसमिति, इसमें रूपनाथ ब्रह्म और इलवाई मती सदस्य थे। अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित क्षेत्र असम को छोड़कर उपसमिति का सदस्य फूल सिंह शाह थे। उच्चतम न्यायालय पर तदस्थ समिति एच वरदाचारी इसके अध्यक्ष थे। वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार थी अध्यक्ष इसकी। और अन्य सदस्य कौन कौन थे, बी एस सुंदरम और एम वी रंगाचारी। बासाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एस के धर। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे, उमानाथ सेन और सदस्य दुर्गादास। जे एम सानी, मोहम्मद जफरी, पारू सरकार, मन्नू लहक, श्री कृष्ण के गोपाला स्वामी, पालकर मसान, राम गोपाल, पी डी शर्मा, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति 23 जून 1947 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका गठन किया था। सदस्य कौन कौन थे, मौलाना आजाद जी, सी राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, के एम मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार उज्जवल सिंह, फ्रैंक एंथनी और एस एन गुप्ता। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से थे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निश्चित डिसीजन किसने, 3 रंगों का होगा, केसरिया, सफेद और हरा, 36 पट्टियों से युक्त होगा।
मतलब ऐसी पट्टियों से है, ठीक है, ऐसी नहीं, कहीं कहीं झंडों पे ऐसी खड़ी हुई पट्टी होती है, ठीक है। सफेद पट्टिका के मध्य 23 तीलियां युक्त नीला अशोक चक्र होगा। ध्वज का अनुपात 2/3 होगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को ध्वज का प्रस्ताव रखते हैं। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी प्रस्ताव रखा, जो उसी दिन पारित हो जाता है। सरोजिनी नायडू ने सदस्यों से ध्वज का अभिवादन करने की अपील करती है। राष्ट्रीय संग्रहालय में ध्वज पंडित नेहरू ने संविधान सभा में संविधान सभा में पंडित नेहरू के आग्रह पर खादी और रेशम के 2 राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने का निर्णय करते हैं। महिला संघ द्वारा ध्वज प्रस्तुति 14 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया वीमेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसा मेहता ने राष्ट्र को ध्वज प्रस्तुत किया। संविधान सभा के विधायी कार्य को उनको संविधान स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत संविधान सभा को विधानमंडल के रूप में कार्य करने का अधिकार मिला। संविधान सभा न केवल संविधान निर्माण बल्कि विधायिका भी बन गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति 22 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति का गठन किया था। सदस्य कौन कौन थे? जीवी मावलंकर, हुसैन इमाम, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, बीएल मित्र इसके सदस्य थे। समिति के विचार बिंदु कौन कौन से थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संविधान सभा का वास्तविक कार्य क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना। संविधान सभा के अलग अलग कार्यों के बीच विभाजन कैसे किया जा सकता है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान निर्माण के अलावा अन्य कार्यों में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा या अध्यक्ष द्वारा नियम और आदेश निर्धारित करने की आवश्यकता है या नहीं है, तो इन बातों पे इसमें स्कैन होता है। समिति की पहली बैठक, ठीक है, तो 22 अगस्त 1947 को समिति की पहली बैठक होती है और जीवी मावलंकर को सभापति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी समिति होती है? ये समिति होती है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, ठीक है। समिति की रिपोर्ट 25 अगस्त 1947 को आती है और 25 अगस्त 1947 को समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को के अध्यक्ष को सौंपते हैं। 29 अगस्त 1947 को इस रिपोर्ट पर संविधान सभा ने विचार किया, उसी दिन इसे स्वीकार भी कर लिया था। और इस समिति की सिफारिशें क्या क्या थी? संविधान सभा का कार्य संविधान निर्माण मतलब और व्यवस्थापिका मतलब सामान्य विधायी कार्य अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये कमेटी डिसाइड करती है। संविधान सभा की अध्यक्षता का कार्य 2 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, खासकर जब अध्यक्ष सहकारी मंत्री हो। अब आता है इंटरिम पार्लियामेंट। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है हमारा, और लेकिन कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाते हैं, जिसमें संविधान सभा को अंतरकालीन संसद भी बदलना भी शामिल था, संसद को, ठीक है। यह संसद एक सदनीय थी, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, ठीक है, ये स्पष्ट बात थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अंतरकालीन संसद की सदस्य संख्या कितनी थी? 296 सदस्य थे 1950 में। 1951 में देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को जोड़ने के बाद में 313 सदस्य हो जाते, तो 313 में से हम 296 घटाते हैं, तो देशी रियासतों से आने वाले सदस्य कितने? 13 में से 6 गए तो कितना बचा? 3 10 7 10 में 1, ठीक है, तो ये 17 सदस्य थे, ठीक है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की परंपरा इसी संसद से शुरू होती है। संविधान का पहला संशोधन भी इसी संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 356 का पहला प्रयोग पंजाब में अनुच्छेद 356 का पहला प्रयोग हुआ और इसे इसी संसद ने ही अनुमोदित किया था 20 जून 1951 को। अंतरकालीन संसद का विघटन 17 अप्रैल 1952 को संसद के दोनों सदनों के गठन के साथ इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। संविधान सभा का कार्यकाल कितना था? संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 दिसंबर 1949। इस अवधि में 6 सत्र होते हैं, 226 दिनों तक चले और कुल 170 बैठकें आयोजित होती है। सबसे लंबा सत्र 1949 में होता है, जो 73 दिनों तक चलता है, ठीक है। 1949 का सत्र 68 दिनों तक चलता है और छोटा जो सत्र होता है 2 दिनों तक है। विधानमंडल की पहली बैठक कब होती है? 17 नवंबर 1943 को। संविधान सभा के पहले विधानमंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। उसी दिन जीवी मावलंकर को विधायी स्पीकर चुना जाता है। तो पहला जो हमारा स्पीकर होता है वो कौन होता है? जीवी मावलंकर साहब, ठीक है।
संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो उस समय 15 महिलाएं थी, बाद में ये 14 हो गई क्योंकि, लेकिन दिसंबर 1948 में फिर ये 15 हो गई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में 10 महिला भाग ली, कौन कौन सी थी? अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, पानी बेल्लाबुद्दीन मद्रास से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, हंसा मेहता बम्बई से, लीला रे और पूर्णिमा बनर्जी यूपी से, सुचेता कृपलानी यूपी से, कमला चौधरी यूपी से, सरोजिनी नायडू बिहार से, मालती चौधरी उड़ीसा से, ठीक है। तो ये महिलाओं के बारे में आप याद रख लीजिएगा। मद्रासी ज्यादा थी, हंसा मेहता के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, लीला रे के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, सरोजिनी नायडू और मालती चौधरी। बेगम एजाज मुल्क, मुस्लिम लीग की ओर से निर्वाचित बेगम एजाज मुल्क ने विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में हिस्सा लिया था, ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। वे भारत की संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अन्य मुस्लिम महिला प्रतिनिधित्व का बहिष्कार पंजाब से निर्वाचित बेगम जहां आरा शहनाज और बंगाल से निर्वाचित बेगम शाइस्ता सोहराब ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? बहिष्कार किया था संविधान सभा का। एनी मस मस्करीनी एनी मस्करीनी देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला थी, ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दाक्षायणी वेलायुधन दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। संविधान सभा में महिलाओं की स्थिति, तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक में महिलाओं ने परिचय पत्र प्रस्तुत किया। इस दिन भाग लेने वाली महिलाएं कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी आदि शामिल हुई थी। और सॉरी, ये क्या है? ग्रेनविल है, ठीक है। ये क्या है इसका नाम? ग्रेनविल ऑस्टिन का दृष्टिकोण क्या था? ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना था कि संविधान सभा एक दलीय निकाय थी क्योंकि इसे कांग्रेस से जोड़ा जाता था, ठीक है। ये एक दलीय थी, ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस और सरकार के बीच एक घनिष्ठ त्रिकोण बना हुआ था, और जिसमें कांग्रेस की सरकार की तरह ही कार्य करती थी, ठीक है। जिसमें कांग्रेस की क्या थी? सरकार की तरह ही कार्य करती थी। इन तीनों संस्थाओं की परस्पर व्याप्ति थी, जिसमें भारत के भविष्य को आकार देने का महत्वपूर्ण समागम हुआ। वेबल और अंतरिम सरकार 1946 में आती है। वेबल योजना का उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि अंतरिम सरकार का गठन करना। जून 1945 में वाइसराय लॉर्ड वेबल एक योजना पेश की जिसे ब्रेकडाउन प्लान कहा जाता था। इसका मुख्य बिंदु कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की बराबरी करना, इसके अतिरिक्त सिखों और दलितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, साथ ही कमांडर इन चीफ और वायसराय भी परिषद में शामिल थे, ठीक है। परिषद का कार्य क्या क्या था? भारत सरकार का संचालन करना, युद्ध संचालन और संधियों की शीघ्रता से देखभाल करना, संविधान सभा के गठन पर विचार करना, ठीक है। और ये परिषद के क्या थे? कार्य थे, ठीक है। और शिमला जो सम्मेलन होता है 1945 में, वेबल योजना पर विचार करने के लिए जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, लेकिन ये असफल रहा। योजना भूलाभाई देसाई और लियाकत अली के बीच एक समझौते पर आधारित थी, जिसे प्रमुख नेताओं ने नकारा। असफलता ने भूलाभाई देसाई का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया और लियाकत अली को जिन्ना की नाराजगी झेलनी पड़ी। अंतरिम सरकार का प्रस्ताव जून 1946 में वायसराय ने जून 1946 में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपसी संदेह के कारण अस्वीकार किया। 4 जुलाई 1946 को एक काम चलाओ सरकार शपथ ली, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों तक का प्रतिनिधित्व न होने से यह सफल नहीं हो सके, ठीक है। इसके बाद नेहरू और जिन्ना के साथ नई सरकार के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस से और 5 मुस्लिम लीग से और 4 सदस्य अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से होने थे, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रत्येक दिवस, ठीक है, 14 अगस्त 1946 को होता है। और 14 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्येक दिवस का आयोजन करते हैं, जिससे हिंसा भड़क उठी। इसके बाद 24 अगस्त 1946 को वायसराय वेबल ने कांग्रेस की सहमति के साथ और मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में एक नई अंतरिम सरकार की घोषणा की।
2 सितंबर 1946 को सरकार ने शपथ ग्रहण की, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, तो हम इसको यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसके आगे के जो हम पॉलिटी है उसको हम नेक्स्ट जो क्लास 3 होगी पॉलिटी के सेशन में उसमें कवर करेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहे, और ज़्यादा कोशिश ये करने का फैक्ट को याद करने का। वो फैक्ट को याद कैसे करोगे इसका भी मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो मैं आपके सामने जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉसिबल, और एक पैटर्न भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट एजेंसी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ।